शब्दिल रेडियो के सभी श्रोताओं, दर्शकों को प्रज्ञा मिश्र का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं अतिथि संजय शेफर्ड। संजय, बहुत-बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं हम और शब्दिल रेडियो का ये सौभाग्य है कि संजय शेफर्ड जैसी शख्सियत आज यहाँ पधारे हैं। क्योंकि ये एक बहुत लंबी कामना रही कि आपसे एक बातचीत होती। जैसा कि मैंने लिखा भी पिछले 10 वर्षों से फ़ेसबुक पर मैं आपको फ़ॉलो करती हूँ और जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो आशा थी कि एक बार अतिथि की तरह यहाँ पर आपसे भी बातचीत हो और आज वो दिन आ गया है। ये मेरी पूरी टीम के लिए शरद कोकाल जी यहाँ मौजूद हैं, अनुपम चित्कारा यहाँ मौजूद हैं, हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आपसे बिल्कुल, बात हुँ, जी, मेरे लिए भी ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि मैं जी। सत्संग रेडियो पर हूँ। आपसे बातचीत बहुत का यहाँ सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मैं छोटा-सा परिचय आपके बारे में यहाँ दर्शकों को देना चाहूँगी। दर्शकों, आज जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, वे एक लेखक हैं, यात्री हैं और शोधकर्ता हैं। यात्रा और शोध कार्य वो किस प्रकार एक साथ लेकर के चलते हैं, कैसे इतने हलचल भरे समय में इतना गहन अध्ययन कर पाते हैं, ये सारी बातें आज हम उनसे बातचीत में जानेंगे। वे व्यक्ति हैं संजय शेफर्ड। उनके नाम के पीछे का रहस्य भी आज हमें यहाँ पता लगेगा। संजय शेफर्ड नई पीढ़ी के लेखक और यायावर हैं। इनका जन्म 1985 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। गांव के स्कूल से आपने प्राथमिक शिक्षा पूरी की। 7 साल तक जवाहर नवोदय विद्यालय के आप छात्र रहे। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद शोध कार्य एवं डॉक्टरेट की पढ़ाई आपने मुंबई से की। बालाजी टेलीफिल्म्स, रेडियो मिर्ची, बीबीसी ट्रैवल्स में आपने काम किया। कविता संग्रह जो आपके प्रकाशित हुए, पत्थरों की मुस्कुराहट, अस्वीकृतियों के बाद, ये कविता कोश पे उपलब्ध हैं। और हाल ही में चर्चित किताब आध्यात्म और दर्शन पे आधारित कहानी जिंदगी जीरो माइल बहुत चर्चा में रही और इसी साल के पुस्तक मेले में भी इसकी खूब धूम रही। तो बहुत खुशी है इस वृहद संसार के छोटे से समय में इतना सब कुछ आपने अर्जित किया। कैसा लगता है जी। अपने बारे में सोच करके कि आपका बचपन कहाँ से शुरू हुआ था और आज आप कहाँ पे हैं? मैं जब इस बारे में सोचता हूँ, चाहे जब अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, तो सबसे जो पहला चेहरा है, मुझे मेरी दादी का याद आता है। मैं हमेशा से अपने दादी के करीब रहा और मेरी दादी ने ही मुझ में जो घुमक्कड़ की प्रवृत्ति है, कहीं न कहीं वो समाहित किया। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक जिले गोरखपुर जिसका नाम है, वहाँ के एक छोटे से गाँव में हुआ है, जो कि नेपाल का तराइन इलाका होता है और वहाँ पर बाढ़ आती है और सूखा पड़ता है। बहुत सारी मतलब भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत ही अलग हैं वहाँ की और वहाँ पर मैं पैदा हुआ और मेरी स्कूलिंग जो है पहले तो गाँव के ही प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई, फिर नवोदय विद्यालय और माखनलाल चतुर्वेदी और सेंट जेवियर मुंबई तक पहुँची। बाद में मैंने पीएचडी भी किया जो कि म्यूजियोलॉजी में है, एस्टेडियम म्यूजियम में। आपने बचपन के बारे में बताया, आपकी दादी माँ का नाम क्या था? नाम भी बताएँ उनका। मेरी दादी का नाम था सांवरी देवी और वो बहुत ही मतलब अपने ज़माने में बहुत ही उन्मुक्त तरह की महिला थी और हालाँकि मैं बहुत छोटा था तब उन्होंने हमारा साथ छोड़ा।
लेकिन उनकी छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी स्मृतियाँ, वो कहीं न कहीं गहरे हृदय के किसी तल में रह गई थी, जो बाद में एक कहानी के रूप में आई। और वो कहानियाँ मतलब दिन-ब-दिन इतनी गहरी हुईं और मुझसे इतनी ज़्यादा कनेक्ट करने लगीं कि संभवतः एक किताब की शक्ल में भी कभी आपको पढ़ने को मिलेगी। बहुत खुशी होगी। तो शेफर्ड नाम है आपका, बहुत ही यूनिक बिल्कुल। नाम है। ये नाम कैसे हाँ, पड़ा आपका? अभी जैसे आपने बचपन की बात की, तो जब मैं बहुत छोटा था, तो मेरा जो जीवन की शुरुआत होती है, मेरे बचपन की जो स्मृतियाँ हैं, उसमें भेड़ पालन प्रमुख हुआ करता था। तो हमारा जो घर है, मैंने आपको बताया, नेपाल का तराइन इलाका है और मेरी कम्युनिटी के लोग, वो जो मेरा नाम संजय सेफर्ड है, वो कम्युनिटी से आया है, सेफर्ड कम्युनिटी, जो कि एक हाफ नोमैड कम्युनिटी होती है, अर्ध घुमंतु समुदाय कहा जाता है। तो जो नोमैड और हाफ नोमैड में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि जो नोमैड होते हैं उनका कोई घर-बार नहीं होता है, कोई ठिकाना नहीं होता है, वो बस चलते रहते हैं, जहाँ पर ठिकाना मिला रह लिया, फिर अगले दिन, अगली सुबह कहीं और निकल गए। लेकिन जो हाफ नोमैड कम्युनिटी होती है, हर अर्ध घुमंतु समुदाय होता है, ये ये पूरी तरह से घुमंतु नहीं होता है। एक घर होता है, एक परिवार होता है, अपना समुदाय होता है। लेकिन जो परिवार के 1-2 सदस्य होते हैं, वो हमेशा घर के बाहर रहते हैं, अपनी भेड़ों के रेवड़ के पीछे। तो मेरे घर में तो भेड़ें नहीं थी, लेकिन मेरे आस-पास भेड़ें थी। तो मैं देखता था मेरे जो गाँव के चाचा हुआ करते थे और कुछ भाई लोग हुआ करते थे, तो अपनी भेड़ की रेवड़ लेकर निकलते थे और 4-4 महीने बाद वापस आते थे, पूरा मौसम बिता करके। तो कभी-कभी ऐसा होता था कि जब वो भेड़ की रेवड़ें मेरे घर के आस-पास होती थी, हाँ, चाहे 2-4 किलोमीटर के दायरे में होती थी, तो जब मैं छोटा था तो कभी-कभी उनके पीछे निकल जाया करता था। और कई बार ऐसा हुआ था कि मैं 3-4 दिन तक उनके पीछे घूम रहा हूँ और ये मेरा समुदाय का काम है, इसलिए किसी को बहुत बुरा भी नहीं लगता था। तो ये जो शेफ़र्ड है, मतलब वो वहाँ से आया, मेरी कम्युनिटी से, जो कि एक शेफ़र्ड कम्युनिटी है और भारत में एक बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है ये पॉपुलेशन। जो शेफ़र्ड कम्युनिटी है इंडिया में तकरीबन 11.4, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। लेकिन ये इतनी स्कैटर्ड है, इतनी बिखरी हुई है कि दिखाई नहीं देती। और जो इनका सामाजिक स्तर भी वही है, जैसे भेड़ पालन करते हैं तो ज़्यादातर लोग इधर-उधर भटकते रहते हैं और जो लोग हैं भी वो एक साथ सामूहिक, मतलब कोई जगह नहीं है जहाँ पर दिखाई दें चाहे इकट्ठा हों। तो आप देखेंगे ये कम्युनिटी जो है, जैसे मैं शेफ़र्ड लिखता हूँ, तो शेफ़र्ड कम्युनिटी में मेरे घर के बाकी मेंबर पाल लिखते हैं। कुछ लोग सिंह लिखते हैं गाँव के लोग, कुछ लोग धनगर लिखते हैं, कुछ लोग बघेल लिखते हैं। और अगर आप समग्रता में बात करेंगे तो जो यादव लोग जो होते हैं, वो लोग भी मतलब इसी में शेफ़र्ड कम्युनिटी के अंदर आते हैं। तो मेरा जुड़ाव पहले तो इस हद तक नहीं था अपनी कम्युनिटी से, और एक जातिगत मसला होता है तो लोग यही कहते हैं कि क्यों जात धर्म के फेर में पड़ना, और होना भी चाहिए, मानवता सबसे बड़ी धर्म है। लेकिन जो समुदाय बने, जो जातियां बनी, उनका बहुत ही अ, बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। सभ्यता के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जब मैंने पढ़ा, थोड़ा-सा साहित्य की तरफ गया, थोड़ा-सा लिटरेचर पढ़ा, तो मुझे ये नाम बहुत कनेक्ट किया। तो वहाँ से मैंने जो पहले मैं जो डॉक्यूमेंट में मेरा नाम संजय कुमार पाल ही था, तो फिर बाद में मैंने संजय सेफर्ड करा और मुझे अच्छा लगता है इस नाम के साथ, इस समुदाय के साथ और इस तरह के जीवन के साथ, जो सेफर्ड कम्युनिटी के लोग जीते हैं। जी। तो आपका डॉक्यूमेंट नाम संजय कुमार पाल है या संजय शेफर्ड? हाँ, अब तो चेंज हो गया। डॉक्यूमेंट में भी चेंज कर लिया आपने? हाँ, अब चेंज हो गया, अब अच्छा, सारी जगहों पर चेंज हो गया। बहुत अच्छा। इस नाम से आपको जो ख्याति प्राप्त हुई है, ऐसा लग रहा है कि आपका जन्म इसी नाम के साथ रहने के लिए हुआ था। हाँ, एक्चुअली जो जीवन है मुझे लगता है बहुत भटकाव भरा भरा है। हम कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ पहुँचते हैं,
इसका मतलब बहुत ही अलग से एक शोध का विषय है। तो हम सं- सभी के साथ ऐसा है। संजय, आपने पढ़ाई बहुत लेट से शुरू की, करीब 8 साल की आयु से। हाँ बिल्कुल। उस तो समय मैंने हाँ, मैंने जैसा कि बताया ना कि मैं भेड़ों के पीछे निकल जाता था, और हमारे यहाँ नदी होते थे, तालाब होते थे, बड़े बड़े पोखरे होते थे, और उसमें बहुत सारे जो वहाँ जिसे हम जैव विविधता कहते हैं, जिसे बायोडायवर्सिटी कहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो जो पूर्वांचल का इलाका है, नेपाल का तराइन वाला, वो जैव विविधता से भरपूर है। तो हम लोग जाते थे, बड़े बड़े ताल तलैया होते थे, कभी पानी में नहा रहे हैं, कभी मछलियां पकड़ रहे हैं, कभी किसी पेड़ पे चढ़ रहे हैं। तो जो जीवन था वो बिल्कुल वैसा ही जीवन था जो मेरी कम्युनिटी के लोग जीते थे। ये तो 7 वर्ष तक की आयु की बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। बहुत हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 4-5 साल के, तो वो जाने लगते थे। अभी तो भेड़ पालन बहुत ही कम हो गया, तो वो जाते थे। और सबसे जो अच्छी बात है इस कम्युनिटी की, बहुत बेफिक्र कम्युनिटी है। वो कभी कुछ लेके नहीं जाते हैं, अपने भेड़ों के साथ जाते हैं, और जहाँ रुकते हैं वहीं अपने रहने का भी इंतजाम करते हैं, वहीं खाने का भी इंतजाम करते हैं, और वहीं से फिर आगे भी बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि वापस आना है। यानी 2 महीने, यात्रा में 3 महीने, सामान कम 4 महीने। होगा तो यात्रा अच्छी होगी, वो वाला हाँ बिल्कुल। फिलॉसफी। वो सर्वाइवल वाला इंस्टिंक्ट होता है ना, वो डेवलप हो जाता है उनका। तो जिस गांव में रुके हैं वही लोग उनका सारा इंतजाम करते थे। संजय, जब आपने 11th 12th किया और आप जर्नलिज्म करेंगे, ये विचार कैसे आया? जर्नलिज्म का एक्चुअली वास्तविक रूप से कोई विचार नहीं था। विचार ये था कि लेखक बनना है। और ये जो लेखक बनने का जो बीज पड़ा था वो मेरे स्कूल में, जब मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ता था। और एक गांव से जाके नवोदय विद्यालय में जाना एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, और एक बहुत बड़ा फलक भी मिलता है। तो जब मैं छठी 7वीं पढ़ा, तो 8वीं में जब गया ना, तो मुझे जो लाइब्रेरी थी उसका आकर्षण समझ में आया। वहां पे किताबें थी, उनसे परिचित होने लगा, कुछ पत्रिकाएं थी, उनसे परिचय हुआ। तो मुझे पता नहीं कहाँ से, शायद मैं गांव से था, सोचने की प्रवृत्ति ज्यादा थी, या फिर गांव का माहौल ही ऐसा होता है कि आप ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व होते हैं। जो सामाजिक दायरा है, सामाजिकता के अंदर आप चले जाते हैं। वो एक एलिमेंट पता नहीं कहाँ से रह गया था, या हो सकता है मेरी दादी की वजह से रह गया हो। जब मैं स्कूल में गया तो मुझे थोड़ा थोड़ा लिखने का मन करता था, कुछ कुछ। तो वहां पर लिखने का एकमात्र तरीका था निबंध लेखन। और मैं निबंध लिखता था, जिस पे भी मिलता था लिखता था। और एक बार जब हिंदी पखवाड़ा जो होता है, सितंबर का महीना, तो हाँ पूरे महीने इवेंट होते हैं। तो उसमें 5 तरह के एग्जाम हुए थे। और 5 तरह के मतलब राइटिंग के ही थे, स्टोरी राइटिंग, पोएट्री राइटिंग, एसे राइटिंग। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। और मुझे उससे पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो स्केचिंग को छोड़ के सब में मैंने मतलब फर्स्ट जो स्थान है वो हासिल किया था। तो कहीं ना कहीं वो बैठ गया कि मैं ये कर सकता हूँ। और बहुत। जब बड़ा होने लगा, थोड़ा 9th क्लास में गया, 10th क्लास में गया, तो मेरे अंदर मतलब एक इनसिक्योरिटी भी आने लगी थी कि आगे क्या होगा। एक गांव से निकला बच्चा सिर्फ ये सोचता है आगे नौकरी कैसे लगेगी, अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, समाज में आपका सारा का सारा जो दायरा ये है कि आप अच्छी जॉब में हैं, तब आपको इज्जत करते हैं, तब आपको वहां पे आपकी प्रतिष्ठा बनती है। तो मुझे एक इनसिक्योरिटी जैसा कुछ होने लगा। तो मुझे एक चीज 9th में जाके समझ में आने लगी थी, कुछ मैं अगर कर सकता हूँ तो लिख ही सकता हूँ, लेखन ही कर सकता हूँ। तो इस तरह से, लेकिन फिर 10th में मेरे पास साइंस आ गया, और फिर मैं बायोलॉजी पढ़ने लगा। और वहाँ थोड़ा सा पीछे रह गया जो लिखना। फिर काफी एक वक्त विज्ञान, बाद जो विज्ञान आपने पढ़ा,
वो आपको क्या काम देता है? बहुत ही अब के टाइम पे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कोई भी शायद आर्ट पढ़ता तो कुछ और निकल के आता, लेकिन जो शिक्षा है, आपका कोई भी अगर कुछ भी पढ़ा आपने, कहीं 4 लाइन पढ़ा, अब जाकर के समझ में आता है कि उसका अपना महत्व है। मेरे बहुत सारे शब्द, बहुत सारे शब्दों के बीच संयोजन, सहजता, शैली विज्ञान ने पैदा किया। बहुत सारे जो लेखन में अट्रैक्शन है, उसको साइंस ने दिया है। तो और जो आप सोच पाते हो और सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं कॉस्मिक वर्ल्ड से। तो जब आप ब्रह्मांड के बारे में सोचते हो तो वहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ-साथ विज्ञान भी आता है। तो मुझे लगता है कि उस समय मुझे लगता था कि आर्ट पढ़ना था, लेकिन मैंने जो कुछ भी पढ़ा, हासिल किया वो बहुत ही अलग रहा, अलहदा रहा। तो मुझे लगता है कि जिसने भी जो पढ़ा है, उसको उसका महत्व समझने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात आपने की। माखनलाल चतुर्वेदी में जर्नलिज्म करते हुए म्यूजियोलॉजी में पीएचडी का ख्याल कैसे आया? आ, वो एक मतलब ऐसे ही था मेरा जीवन जो है, मैंने बताया थोड़ा बहुत ही भटकाव भरा रहा है। मुझे चीजों पर एक्चुअल में ठहरने आता ही नहीं, अभी भी शायद नहीं आता। तो और उसका एक अच्छा अच्छा पहलू ये है कि मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर लेता हूँ, बहुत सारी नई चीजों तक पहुंच जाता हूँ। और खराब पहलू ये है कि काफ़ी कुछ छूट भी जाता है। तो जब मैं अब पत्रकारिता की अपनी एक लड़ाई रही, गोरखपुर से निकल कर के जब लड़के डॉक्टर और इंजीनियर कर रहे हैं, मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, पत्रकारिता की पढ़ाई करनी है, वो अपने आप में चुनौती थी। और उस चुनौती से निकल के आया और मैं मास कॉम करने लगा और सब कुछ अच्छा जा रहा था। और इनफैक्ट बहुत अच्छा मेरा मास कॉम तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सारे दोस्त मिले, लोग मिले। जो दायरा है एक छोटे शहर से बड़े शहर का जो रोमांच होता है, वो मैंने अपने मास कम्युनिकेशन के दौरान समझा, माखनलाल चतुर्वेदी में समझा। लेकिन उसी टाइम पे जो पत्रकारिता की पढ़ाई है वो बहुत ही विविधतापूर्ण है। मतलब 3 साल में तो हमने 28 तरह के विषय पढ़े हैं। तो बहुत वो आपको अलग बना देती है, आपको बहुत ही मतलब मल्टी डायमेंशनल बना देती है। तो मैं ऐसे घूमता रहता था, कभी पुरानी दिल्ली, कभी रेलवे स्टेशन निकल गया, कभी मंडी हाउस निकल गया। तो ऐसे ही किसी दिन मैं गया था नेशनल म्यूजियम, और वहाँ मुझे एक कोर्स के बारे में पता चला, म्यूजियोलॉजी। तो मुझे लगा ये कौन सा कोर्स है म्यूजियोलॉजी, तो मुझे लगा म्यूजिक से रिलेटेड होगा, लेकिन ये कुछ और ही था। जो म्यूजियम होते हैं उनकी स्टडी होती थी। तो मुझे लगा ये तो बहुत मजेदार है। फिर मैं वहाँ गया तो मुझे ये दो और विषय मिले, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजी और म्यूजियोलॉजी। तो वहाँ पर 3 सब्जेक्ट थे। तो मुझे लगा यार अभी तो मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो वहाँ 1 महीने का मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया, सर्टिफिकेट कोर्स था। और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट आया, जो धीरे-धीरे मतलब मुझे आर्कियोलॉजी के तरफ लेकर गया। और आपको जान के तब ताज्जुब होगा कि वो एक छोटी-सी चीज़ जो जो थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा उसने फलक तैयार किया। बाद में मैंने सेवन सिटी ऑफ दिल्ली पे काम किया, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट था, और वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ही अलहदा प्रोजेक्ट है। सेवन सिटी ऑफ दिल्ली जब हम कहते हैं तो इसका सीधा-सीधा तात्पर्य ये है कि जो दिल्ली जो शहर है, वो वर्तमान शहर है जो दिल्ली, वो एक नहीं बल्कि 7 शहरों से मिलके गया बना है। और वो जो शहर हैं, अलग-अलग समय पर अलग-अलग शासकों के द्वारा बसाए गए। तो जब दिल्ली सल्तनत 2 की शुरुआत होती है 735 ईस्वी, तो वहाँ राय पिथौरा किला बनता है, अनंगपाल आते हैं, फिर पृथ्वीराज चौहान आते हैं, फिर सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली महरौली, थर्ड सिरी फोर्ट, फोर्थ तुगलकाबाद, हाँ, फिफ्थ फिरोज शाह कोटला, ओल्ड फोर्ट और पुरानी दिल्ली। इस तरह से बनता है।
तो जो वो छोटी-छोटी बातें हैं, वो कहीं न कहीं हमारे जीवन को दिशा देने के काम करती हैं और यही बात थी कि मैं मास कम्युनिकेशन से म्यूचुअलॉजी की तरफ। ये जो सेवन सिटी ऑफ दिल्ली पर जो आपका जर्नल और शोध है, अगर कोई आम आदमी इसे पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ेगा? मिल जाते हैं ये जो एसआई से भी मिल जाएगा, हमारे पास भी होती हैं, रिपोर्ट पब्लिक हो जाती है, 3-4 साल बाद पब्लिक हो जाती हैं ज़्यादातर रिपोर्ट्स। तो ये अच्छा। पब्लिक हो चुकी है रिपोर्ट। तो अगर आप जिनकी हम लुटियन की दिल्ली कहते हैं, उसपे काफ़ी कुछ है। हुँ, लेकिन जो सेवन सिटी ऑफ दिल्ली है, वो अगर दिल्ली का इतिहास समझना है, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी मतलब रिपोर्ट ज़रूर। है, उसके लिए बहुत। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है एएसआई को। ये योगदान पूरी तरीके से आपके नाम पर है, ये अनुभव कैसा है? बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर पाता हूँ। और मेरा ये मतलब स्वभाव है कि अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैं सोचता हूँ मुझे करना चाहिए और कोशिश भी करता हूँ जहाँ पर मेरा सामर्थ्य है, जहाँ पर कितना उसमें आसान है सक्सेस। संजय, कितना आसान है पूरे तरीके से अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं के अनुसार ही चलना। चुनौतियाँ तो हैं मतलब, पर मुझे लगता है ना, अगर आप कुछ सहज काम, आसान रास्ते चुनते हैं तो ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर सब लोग चलना चाहते हैं। तो थोड़ा-सा मतलब पेशेंस रख के, थोड़ा-सा अपनी जानकारी का दायरा बढ़ा के, इंसान को वही करना चाहिए जो वो करना चाहता है। क्योंकि अगर कोई थॉट आया है तो वो कहीं न कहीं मतलब उसका भी एक इम्पोर्टेंस है और वो थॉट ही आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है, आपके सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने थॉट के साथ होना चाहिए। हालाँकि कई बार मतलब इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, पर अच्छा है। हम अपने जीवन में मतलब एक बार सफल होने के बाद कितनी बार हारते हैं। एक नौकरी के लिए हम 10 कॉम्पिटिशन मतलब फेल कर जाते हैं। तो फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सक्सेस मायने रखती है। वो आपको 1 बार में मिले, 4 बार। तो ट्राई करते रहना चाहिए और मुझे लगता है अपने मन की सुननी चाहिए, सबको सुननी चाहिए। मन की सुनने में आपने बहुत हाइली पेड जॉब्स छोड़े। हाँ, बिल्कुल। कितना आसान, क्या-क्या मुश्किलें आईं? हाँ। मैं बार-बार मतलब अपनी दादी की तरफ चला जाता हूँ क्योंकि जो मेरे मूल थॉट हैं मेरी दादी से आते हैं। मेरी माँ से भी जो क्लोज़ अगर कोई दुनिया में रहा, तो मेरी दादी रही। तो मेरी दादी कहती थी कि जो मतलब आधे पागल होते हैं ना, वो आधी दुनिया घूमते हैं और जो पूरे पागल होते हैं, वो पूरी दुनिया घूमते हैं। तो मैं अपनी दादी से ये कहता था कि दादी मैं पूरा पागल बनूँगा। तो वो जो पागलपन है ना, जो दादी ने बचपन में मेरे अंदर डाला, तो उसकी वजह से मतलब आगे भी चल के मतलब वो दिखता है। तो वो चाहे पढ़ाई की बात हो, वहाँ पर भी मैंने मतलब एक भटकाव ही रहा, चाहे मैंने छोड़ा है। फिर जॉब को लेके आया तो बहुत सारी ऐसी जॉब थी। अ, बहुत अच्छे-अच्छे जगहों पर मैंने काम किया। बालाजी टेलीफ़िल्म, निम्बस कम्युनिकेशन, रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, बीबीसी, बीबीसी ट्रैवल। तो और मेरे साथ ये होता था कि मुझे मतलब चीज़ें बहुत जल्दी बोर कर देती थी। तो 6 महीना, साल भर मुझे नहीं लगता साल भर से ज़्यादा मैं कहीं टिका था। बीबीसी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था जहाँ मैं 1.5 से 2 साल काम किया और बहुत अच्छा लग रहा था बीबीसी में रहते हुए। बीबीसी एशियन नेटवर्क के लिए मैं काम करता था और उसमें एशियन म्यूज़िक और कल्चर पर काम होता था। तो मेरे पास 52 कंट्री थी। तो अलग-अलग देशों में मैं जाता था और मैंने ग्रेव टूरिज़्म, डार्क टूरिज़्म, ब्लैक टूरिज़्म, ग्रेव टूरिज़्म, वार टूरिज़्म, तो बहुत तरह के ऐसे टूरिज़्म की ऐसे सेक्टर जिस पे इंडिया में काम नहीं होता है, उस पर मैंने काम किया। इंडिया क्रिमिनेशन पद्धति पर मेरा बहुत अच्छा काम रहा है।
ग्रेव टूरिज्म इंडिया में नहीं काम करता है। ये बहुत ही अजीब भी लगता है कि एक ग्रेव टूरिज्म कोई घूमने की जगह हो सकती है, टूरिस्ट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में है। उसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया है और उसको उस पे काम नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखोगे कि जैसे गांधी जी की जो समाधि है, लोग वहाँ जाते हैं, तो अभी ग्रेव टूरिज्म का एक पॉइंट है। ताजमहल, इवन पटना के पास एक चोर की समाधि है, वहां पर मजमा लगता है। डेली 300 से 400 लोग वहां जाते हैं। और इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में जो ग्रेव हैं वो कलर्ड हैं। मतलब जो आ, हमारे यहाँ ऐसा होता है कलर्ड सीमेंट करके वो कर दिया, वहाँ आपको रेड, येलो, पिंक अलग अलग तरह के मिलेंगे। साउथ इंडिया में आप जाएंगे, जो कब्रिस्तान होते हैं वो घर के बेसमेंट में बनाए जाते हैं। तो वो पूरा एक बेसमेंट होता है, वहां पर सभी दफनाए गए हैं जितने भी लोग मरते हैं। तो अलग अलग तरह की चीजें हैं, वार टूरिज्म पे काफी अच्छा काम किया। तो लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा यार थोड़ा सा और मुझे आजादी चाहिए, थोड़ा सा और इंडिपेंडेंट होने की इच्छा आने लगी। हालांकि वहाँ आजादी थी। कभी कभी ये होता है, बीबीसी के साथ चैलेंज ये है कि अगर आप कोई रिपोर्ट करते हैं और गंभीर रिपोर्ट करते हैं, तो उसका अप्रूवल लेने में 2-2 महीने लगते हैं, कभी कभी 3 महीने लग जाते हैं। तो मुझसे ये नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लगा कि आ, थोड़ा और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, थोड़ा और होना चाहिए। तो वहां से मतलब मेरे मन में एक ख्याल आया कि अपना कुछ करते हैं। काफी घूम लिया है, काफी देख लिया है। और वहां से मैंने बीबीसी को, एक दिन मैं गया और मेरा एकदम ऑफिस सामने था, तो मुझे लगा कि मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं क्यों आता हूँ यहाँ डेली डेली। और मैं वहाँ खड़ा हो गया, 2-4 मिनट खड़ा रहा और फिर वापस आ गया। फिर दोबारा मैं नहीं गया फिर ये आपने विपाशन्या किया, बहुत सारे शिविरों में जा करके आपने अपना विपाशन्या का कई सारा कोर्सेज पूरा किया। इस तरफ कैसे मुड़े और उसके बाद क्या ठहराव आया आपके जीवन में? हाँ, कई बार चीजें ना, विपासना का जो पहलाव होता है ना, कई बार ना हम मतलब एक समाज में रहते हैं और हर कोई आजाद होना चाहता है, हर कोई उन्मुक्त होना चाहता है, हर कोई अपने विचार पे चलना चाहता है, पर चुनौतियां तो होती है ना। तो मैंने जब बीबीसी छोड़ा था तो बहुत कुछ मेरे दिमाग में था कि मैं घूमूंगा, बच्चों की वर्कशॉप करूंगा, नदी देखूंगा, पहाड़ देखूंगा, और ये सब चीजें मेरे लिए उस समय नहीं थी। और लेकिन जब मैंने छोड़ दिया तो जो एक थोड़े टाइम का डार्क फेज होता है ना, तो 1 महीने तो बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे तीसरे महीने मुझे लगा कि मेरा डिसीजन कहीं ना कहीं गलत हो गया है। हालांकि वो गलत नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि गलत हो गया है। और होता ये था कि मैं किसी को फोन कर रहा हूँ, बहन को फोन करो तो स्कूल में होती थी, भाई को फोन करो जॉब में होता था, दोस्तों को फोन करो तो कहता था संडे मिलना है। और मैं ये सोचता था कि मैं अपनी अच्छी खासी इतनी बढ़िया सी नौकरी क्यों ड्रॉप की, क्यों छोड़ी। और वो चीज ही मुझे मतलब कहीं ना कहीं ट्रिगर की। और उसी टाइम पे मैंने पहली बार विपश्यना के बारे में सोचा था, पहली बार घूमने के बारे में सोचा था, और बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में सोचा जब मैं एकदम खाली था, ब्लैंक था। और वहीं से एक रास्ता निकला था जो विपासना की तरफ गया, वहीं से एक रास्ता निकला जो मकड़ी की तरफ गया। और जो विपश्यना का अनुभव है वो मेरे लिए बहुत ही अलहदा रहा, बहुत ही अलग रहा। अगर मेरे जीवन में थोड़ा सा अस्थायित्व है तो शायद वो विपश्यना की वजह से है। थोड़ा सा ठहराव आया है तो विपश्यना की वजह से है। मुझे लगता है कि विपश्यना अलग नहीं है, ना तो पूरी तरह से धर्म है, ना ही पूरी तरह से अध्यात्म है। एक जीवन की पद्धति है, मतलब अपने मूल रूप में लौटना है। तो आप जब पहले दिन 10 दिन का कोर्स होता है और वर्ल्ड वाइड पे टू फॉरवर्ड कोर्स है, मतलब आप अगर जाते हो तो आपके लिए पहले से किसी ने पैसे दे रखे हैं।
आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हो कि आप जैसे और लोग भी जाके विपश्यना करें, तो आप पैसे उनको दे सकते हैं। तो मैं जब गया था, तो ये बहुत ही मेरे लिए टफ़ रहा, बहुत ही मुश्किल भरा रहा। पहली बार जब विपश्यना के लिए गया, आपसे आपका मोबाइल ले लिया जाता है, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं होता है। इवन आप आई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। एक-दूसरे के पैर की तरफ देख के बात करनी होती है। आपको बहुत ही सिंपल सादा खाना मिलता है, जो कि 5 बजे के बाद आप शाम के नहीं कुछ भी नहीं खा सकते हैं। और जो मेडिटेशन होता है, वो सुबह से मतलब शुरू हो जाता है साढ़े 5-6 बजे से, और शाम तक चलता है। लगभग 1 दिन में मतलब 6 से 8 घंटे मतलब बैठना ही टफ लगता है। तो वो उस दिन जो विपश्यना होती है, वो जितने लोग भी जाते हैं, तीसरे दिन तक दूसरे-तीसरे दिन 70% लोग छोड़ देते हैं। पर मुझे ये था कि मैं यहाँ तक आया हूँ, तो करना है। मैं धर्मशाला गया था पहली बार। तो मैंने शुरू किया, और तीसरे दिन मुझे भी लगा, मैंने डिमांड की कि आप चेयर मुझे दे दो, मुझे बैठने में दिक्कत है। तो उन्होंने कहा आप जितना दिन कर सकते हो, उतना दिन करो। तो मुझे लगा यार करना चाहिए, और सच में मतलब टफ होता है, चौथे 5वें दिन तक टफ होता है। लेकिन छठे 7वें दिन 8वें दिन जब आपके कॉस्मिक वर्ल्ड के बारे में बताने लगते हैं, वीडियो सेशन होने लगते हैं, तब आपके 8 घंटा कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता, और बहुत ही अलग अलग अनुभव होता है। आप जब लौटते हैं, बिल्कुल नया होके लौटते हैं। आपके विचार बदल जाते हैं, आप बदल जाते हो, सोचने का तरीका बदल जाता है। तो मुझे लगता है मैंने 3-4 जगहों पर किया। इगतपुरी में भी किया, लेह में भी किया, देहरादून, धर्मशाला पहली बार किया था। तो मुझे लगता है कि अपने जीवन में हर किसी को एक ना एक बार 2-4 दिन के लिए सही विपश्यना करना चाहिए। मेडिटेशन जारी रखा है आपने? हाँ, मेडिटेशन का क्या है कि राइटिंग मतलब एक ऐसी चीज़ है ना, कि आपको मतलब वही मेडिटेट कर देती है। बहुत ज़्यादा आपको, अगर आप लिखने पढ़ने वाले इंसान हैं, तो अगर आप डेली लिखते हैं, मेरी हैबिट है डेली लिखने की, तो मैं डेली लिखता हूँ, चाहे वो मैं 2 पेज ही लिखूँ, डेली लिखता हूँ। तो बैठ करके उस कलम से लिखते हैं या फिर मोबाइल पे लिखते हैं? हाँ, डायरेक्ट मैं लैपटॉप पे अपने काम करता हूँ। लैपटॉप पे? और हाँ, और कलम से लिखना मुझे पसंद था, पर छूट गया। बहुत कम हो पाता है। मेरे ख्याल से डायरी के अलावा तो कलम से और कुछ लिखता ही नहीं। डायरी और लिखते हैं कलम से अभी भी? हाँ, बिल्कुल। डायरी में वो जो होता है ना, अपनापन होता है, वो महसूस ही नहीं होगा। अगर आप टाइप करके लिखोगे, आप महसूस ही नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि जो अपने शब्द हैं, अपने तरीके से लिखे जाने चाहिए। तो अपनी फिट डायरी में मैं लिखता हूँ अभी यात्री भी। हैं आप। फिटनेस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो आपका खान-पान और फिटनेस इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए ज़्यादा तो नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाते हैं। मेरा क्या होता है कि मैं ज़्यादातर समय मेरा यात्राओं में होता है, लगभग 9 से 10 महीने मैं रोड पर होता हूँ। अभी तो थोड़ा अच्छा हो गया, लेकिन आज से मैं 2-3 साल पहले, 4 साल पहले की बात बताऊँ, तो और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। अभी मेरी सारी ट्रिप स्पॉन्सर्ड होती हैं, जो कि महिंद्रा एडवेंचर है, टोयोटा है, और स्टेट टूरिज्म है। मैं उत्तराखंड टूरिज्म के साथ काम कर रहा हूँ, उड़ीसा टूरिज्म के साथ, यूपी टूरिज्म के साथ, हिमाचल। तो अभी क्या होता है, अभी सारी ट्रिप स्पॉन्सर्ड होती हैं, तो वहां पर हमें रोड सपोर्ट मिल जाता है। रोड सपोर्ट कि हम कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हमें ये चिंता नहीं करनी है कि रात में रुकना कहाँ है, हमें ये नहीं चिंता करनी है पहुंचना कैसे है। लेकिन 3 साल पहले सारी चीजें खुद करनी होती थी। तब वहाँ चैलेंजिंग हो जाता है कि आपका जो डाइट प्लान ही नहीं हो पाता है, लेकिन छोटी-छोटी बातों का आप ख्याल रख सकते हैं। वो ही मैं भी रखता हूँ कि जब भी आप यात्रा पे हों, तो फ्रूट खाएँ, मैगी जैसी चीज़ों को अवॉइड करें। और जबकि ये बहुत ही फ़ैसिनेटिंग बन गया, मुझे बहुत ही ताज्जुब होता है कि लोग पहाड़ पर जाकर मैगी खाते हैं।
ट्रैक पे जा रहे होते हैं, मैगी खाते हैं, आपको उस समय फ्रूट की जरूरत है, कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, आपको हेल्दी रहना है, बीमार नहीं होना है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। तो आप सुबह का जो ब्रेकफास्ट है उसको करें, शाम को जो भी आप मिल्क फ्रूट ले सकते हैं वो ले लें। और इससे ज्यादा मैं बहुत ज्यादा मतलब हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ, क्योंकि कई बार गांव में रुकना पड़ता है, कई बार किसी घाटी में रहना पड़ता है, कई बार मेरा मन होता है, जैसे अभी मेरा मन किया हिमाचल, तो हिमालय में तो 7-8 साल वहां पे रहा। अब मैं वेस्टर्न घाट कर रहा हूँ, फिर ईस्टर्न घाट का प्लान है, फिर नर्मदा यात्रा एक है। तो आप अलग अलग जगहों पर होते हो और अलग अलग परिस्थितियों में होते हो। कई बार सामने खाना होता है पर आपके पास टाइम ही नहीं होता है। टाइम होता है तो आप इस उस मतलब जोन में होते हो जो भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति है, चाहे जैसे पहाड़ में आप हो, नई जगह मतलब इतना जल्दी आप उससे व्यवहारिक नहीं हो पाते हो नई जगहों से। एक चुनौती रहती है, हर दिन आपका बिस्तर बदलता है, हर दिन आपकी कमरे बदल जाते हैं, जगहें बदलती हैं, और उसी टाइम पे आपको घूमना है, लिखना है, लोगों से बात करनी है, कॉलम भेजने होते हैं। मैं न्यूज़पेपर्स, ट्रेवल के कॉलम, जितनी भी लीडिंग मीडिया है सबके लिए मैं ट्रेवल लिखता हूँ। मेरे लगभग एक हफ्ते में 14 कॉलम आते हैं। तो एक चैलेंजिंग हो जाता है। आप मतलब अभी की जरूरतें और तब की, जैसे 2-3 साल जरूरतें, पहले की जरूरतें बहुत बदल जाती हैं। पहले आपको सिर्फ घूमना होता है, लेकिन जो घूमना मैंने 2016 में शुरू किया था कि फ्री रहना है, मुक्त रहना है, वो 2019 में जाके सेम पिच पे पहुंच जाता है। क्योंकि आपको लगता है कि घूमना ही सब कुछ नहीं है। अगर आपको वैल्यू क्रिएट करना है, आप कहीं जा रहे हो तो उस जगह के बारे में लोगों को बताना है, प्रमोट करना है, गवर्नमेंट पॉलिसी में आपको हेल्प करनी है। तो जो एक उद्देश्य तो पहले यही होता है ना कि हमें घूमना है, मस्ती करना है। ये उद्देश्यपूर्ण यात्राएं नहीं होती हैं और ये लंबे समय तक नहीं चलती। आप जब घूमने लगते हैं तब आपको घूमने के दौरान आपको आपका उद्देश्य पता चलता है कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो छोटी छोटी जगह हैं तो हम लोग सोचते हैं कि उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें। घाटियां हैं, मैंने एक घाटी लिया जो चौमासी नाम की एक घाटी है केदारनाथ के बगल में। मैंने 2.5 साल रह के वहाँ पे काम किया है। 14 गांव थे, उनको डेवलप किया है। वहाँ पर कंप्यूटर लेकर गए, वहाँ पर पहली बार ट्रेवलर जो गाड़ी होती है गई है। तो कई बार आप मतलब जो हम उन्मुक्ता की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, मौज मस्ती की बात करते हैं, वो सिर्फ बाहरी तौर पे दिखाई देता है। अंदर आप देखोगे बहुत कुछ चल रहा होता है। मतलब आप 14 कॉलम लिखना ही टफ है, उसके बाद में मेरी सारी ट्रिप स्पॉन्सर्ड होती है। तो वो लोग भी बदले में कुछ चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमें पैसे दे रहे हैं, चाहे घूमने के लिए रोड सपोर्ट दे रहे हैं। उनको भी हमसे वीडियो चाहिए होते हैं, लिटरेचर चाहिए होते हैं, कंटेंट चाहिए होते हैं। तो कोई भी चीज है तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक मतलब कहीं ना कहीं अलग सिनेरियो बनती है। जो सामने दिखता है वो अलग है, लेकिन जो अंदर अंदर चल रहा है वो भी अलग है। तो दोनों का अपना एक महत्व है। जो अनिश्चितता है आपके जीवन में, बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि कैसे आगे बढ़ेगा, ये आपको खुद सोचना पड़ता है। वो श्योरिटी आपने छोड़ दी, जॉब छोड़ दिया। इस अनिश्चित जीवन को सस्टेन करने के लिए जो मानसिक दृढ़ता चाहिए, वो कहाँ से आती है? अ, यात्राओं से ही आती है। जब आपको याद होगा, जब हमारी बातें आपकी होती थी पहले कभी कभी, जब मैंने पहली यात्रा मैंने 2016 में शुरू की थी और नवंबर का महीना था, और मैंने उससे पहले पहाड़ नहीं देखा था, सिर्फ परिचित था पहाड़ क्या होते हैं, और मैंने ये तय किया था बिना पैसे के मुझे हिमालय घूमना है। और मैं साइकिल लेके निकल गया था। 8 तारीख को पूरा इंडिया बंद हो जाता है, नोटबंदी हो जाती है। और जो लोग मतलब मैं ये सोच रहा हूँ बिना पैसे के घूमूंगा, जो लोग आपके लिए 150 रुपये खर्च कर सकते थे वो 2000 रुपये के लिए 3-3 दिन लाइन में लगे होते थे।
तो मुझे एक टाइम वहां पर लगा था, मेरे लिए पहली यात्रा थी और सबसे टफ था कि मुझे वापस जाना पड़ सकता है। लेकिन वो बहुत बुरा दौर था नोटबंदी का, और उस समय भी मैंने सरवाइव किया। तो जब आप मतलब जितना सहज होते हो अपने यात्राओं में, खास करके, शायद बाकी के कामों में हो, जो आपकी सहजता है, जो आपकी सरलता है, वो आपकी यात्राओं को आसान बनाती है। तो मैं जाता था, स्कूलों में जाता था और उनसे बोलता था कि मुझे बच्चों की वर्कशॉप करनी है और बच्चों को करियर काउंसलिंग करना है। बहुत ही मतलब अलग निगाह से लोग देखते हैं। और मैं 5 स्कूलों में जाता था तो कोई एक तैयार होता था। तो मुझे लगता है कि आपको मतलब मेरा काम था सिखाना, वहाँ हम हार नहीं मान सकते। मैं मुझे लगता है कि अगर आप उस दरवाजे को तब तक खड़खड़ाना है जब तक कि वो खुल ना जाए। तो वो 4 बार 4 जगह से मना किया, 5 जगह से मना किया, छठे जगह एंट्री तो मिली ना। तो जब मुझे एंट्री मिली तो मैंने बच्चों को वर्कशॉप करा, पोएट्री सिखाया, यात्राओं के बारे में बताया। तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने प्रिंसिपल से बोला, उन्होंने अपने टीचर से बोला कि सर हमें एक और क्लास चाहिए। तब उनको समझ में आया कि यहाँ तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते और यहाँ तो एक्स्ट्रा क्लास की डिमांड हो रही है। तो उन्होंने आगे कनेक्ट किया। एक और जगह मुझे याद आता है कि पूरा दिन मैं पैसे लेके नहीं गया था, तो सुबह से शाम तक एक ही चुनौती होती थी कि आ, दिन का खाना कहाँ मिलेगा और रात का बिस्तर कैसे नसीब होगा। हुँ। और जैसे ही 5-6 बजता था शाम का, मैं जगहें ढूंढना शुरू कर देता था जहां मैं अपना टेंट लगा सकूं। उस टाइम पे मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मुझे लगा आज खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि पहाड़ों पे घर दूर दूर होते हैं। और दोपहर हो गई थी, मुझे कुछ दिखा नहीं कि कोई मिले, कुछ करूं फिर खाना मिलता। तो एक मुझे घर दिखा, तो मुझे लगा कि यार यहाँ अगर मैं नहीं बोल पाऊंगा तो सच में भूखा रह जाऊंगा। और मैं भूखा नहीं रहना चाहता था। मुझे मतलब चाहे वो मानवता पे विश्वास हो, चाहे लोगों पे, चाहे खुद पे। तो उस घर पर मैं गया, फिर नॉक किया बाहर से। अंदर से एक महिला आई और मेरे पीठ पे बड़ा सा बैग पैक था और एकदम हुलिया हुए घुमक्कड़ों वाला। तो एक महिला निकली और मैंने कुछ भी नहीं उनसे बोला, परिचय कुछ भी नहीं दिया, और यही बोला कि दी कुछ खाने को हो तो दे दीजिए। वो एकदम अवाक रह गई और उन्होंने पूछा अरे कहाँ से आया। मैंने बोला दिल्ली से। और उन्होंने बैठाया, पानी लाया, मुंह धुला, खाना ला कर दिया, मैं खाना खाया, थोड़ा देर आराम किया, फिर निकल गया। तो कई बार मेरा उनसे तो कोई रिश्ता नहीं था, जो महिला थी। लेकिन जब उनसे मैंने सहजता से बात की तो खाना मिला ना। तो ऐसे ही दुनिया है। भारत जैसे देश में आपको न तो बैकपैक रखने की जरूरत है, न तो अलग से स्टोव, ब्यूटेन सिलेंडर वगैरह रखते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं। आप किसी के घर के बगल में अगर टेंट लगाओगे, वो कहेगा वहां क्यों रुक रहे हो, घर में आ जाओ। बहुत ही अच्छे लोग हैं मतलब दुनिया में। हाँ, शहरीकरण ने थोड़ा सा इनसिक्योरिटी पैदा किया है, पर गांव अभी भी, जो भारत के गांव भारत के ही हैं अभी। संजय, एक भारत बहुत के। छोटा-सा सवाल है मेरा आपसे। इतना अध्यात्म, इतनी दुनिया देखी है आपने। क्या जो सबके दोस्त होते हैं, वो अकेले रह जाते हैं अंत में? हाँ, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। सबका दोस्त हुआ भी नहीं जा सकता। आपको सबसे आप परिचित हो सकते हैं, दोस्त तो आपके 4-6 ही होंगे। मतलब जो एक इंसान है, जब मैं इस संबंध में थोड़ा सा मैंने पढ़ा है और जानने की कोशिश की है। और मेरे जो सवाल थे, क्योंकि मैं हर महीने सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ और साल में हजारों लोगों से मिलता था, और कभी कभी फोन आते तो मैं उनका चेहरा भूल चुका होता था। तो ये मेरे लिए बड़ा ही संशय और संदेह का विषय रहा। तो मैंने इस पे बहुत ही बढ़िया से पढ़ा। तो जो हम इंसान हैं, हमें लगता है कि हम हजारों लोगों से, लाखों लोगों से कनेक्टेड हैं, चाहे रह सकते हैं। ऐसा है नहीं। कोई भी कितना से बड़ा इंसान हो, चाहे वो
प्रधानमंत्री जी क्यों ना हो, चाहे शाहरुख खान ही क्यों ना हो, हम सबकी लाइफ से ना 4-6 लोग ही जुड़े होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं 4-6 लोग जो ना रहें तब हमारा जीवन प्रभावित होता है। और बहुत बड़ा दायरा जिसका होगा, जो हमारे आस-पास होते हैं, जो आपका इनडायरेक्टली आपसे ताल्लुक रखते हैं, वो भी 12-14 या 16-18 ही होते हैं। वो तो हमारा अपना भ्रम होता है, अपनी इनसिक्योरिटी होती है, अपना लैक ऑफ नॉलेज है कि हमें लगता है करोड़ों लोग से हम कनेक्टेड हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके नहीं होने और होने से सिर्फ 4-6 लोगों को फ़र्क पड़ता है। हम नहीं होंगे तो सिर्फ 12 से 14 लोग प्रभावित होंगे। 15वें व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएगा, वो तो एक दिन मतलब करके वो निकल जाएगा। तो हमारी दुनिया मतलब जो इतनी भारी भरकम दिखती है, बहुत छोटी-सी है और इसको बहुत ही अच्छे से सहेजा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मुझे वो मेरी लाइफ में 4-6 लोग हों, अभी का इतना जो पर्याप्त दौर है। हाँ, संजय, अभी का जो दौर है सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन एकदम बॉम्बार्डेड रूप से आता है किसी भी व्यक्ति के पास, व्हाट्सएप, बहुत कुछ, बहुत तरीके की राजनीतिक हलचल और एक कहीं पे बहुत नकारात्मक बहस, कहीं पे राजनीति गरमाई हुई। ऐसे दौर में जो सहजता और सरलता की बात आप कर रहे हैं, जो आपके भीतर है, उसको कैसे बचाते हैं आप? कैसे अपने आप को शील्ड करते हैं? मुझे लगता है कि सबका अपना अपनी एक जगह है, सबका अपना स्पेस है ना। अ, जैसे हम एक परिवार में होते हैं, मम्मी-पापा के की एक जगह है, भाई-बहनों की एक जगह है, दोस्तों की एक जगह है, जिनसे हम मिलते हैं, अपनों की एक जगह है, परिचितों की एक जगह है। तो सोशल मीडिया भी एक जगह है, जहाँ पर आपको होना चाहिए और सक्रियता के साथ होना चाहिए। लेकिन वो आपका होना तब मायने रखता है जब आप अपनी मौलिक लाइफ में भी उसी के आस-पास हों। बहुत ज़्यादा वर्चुअल होना, ओवर प्रेज़ेंटेशन, ओवर कमिटमेंट, कई बार चीज़ें घातक होती हैं। और मुझे मतलब बहुत ही लोगों को लगता है इतने लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, पर रियल में मैं हूँ नहीं। मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा शो होता है, लगता है कि हर कोई मेरे क्लोज़ है, हर किसी से मैं क्लोज़ हूँ। मैं इतने लोगों से नहीं मिलता हूँ, इतने लोगों से मेरी बातें नहीं होती। और अभी जैसे मैं अननोन नंबर कभी नहीं उठाता। तो मुझे लगता है कि ठीक है, एक मतलब लिस्ट है मेरे पास, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उससे मेरा काम चल जाएगा। और अगर किसी से बात करनी है, तो उससे पहले ईमेल पे बात होती है, चाहे इनबॉक्स में बात हो जाती है, तब हम शेयर करते हैं नंबर। तो जो फालतू के अटरम-पटरम है, मैं लेता ही नहीं। किसी को अगर बहुत ज़रूरी है, तो मैसेज ड्रॉप करेगा, ईमेल करेगा। एक ये है और दूसरी चीज़ ये है कि ना कि आपका जो मूल तत्व संवेदना है, किसी भी चीज़ का, चाहे वो आर्ट फॉर्म हो, चाहे जीवन हो, तो आप जहाँ भी रहें एक संवेदना के साथ रहें। वो सोशल मीडिया में कहीं न कहीं मुझे लगता है इसकी कमी है। मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है। बातें जो आप कहते हो उसी फॉर्म पे सामने वाले को पहुँच रही हैं कि नहीं आपको नहीं पता है। वो उसके अलग मतलब, अलग अर्थ होते हैं। लेकिन अभी का जो दौर है, आपको सोशल मीडिया पे रहना है, आप छोड़ नहीं सकते। आज का जो समय है उसको उससे कट के नहीं रह सकते। तो इसलिए वहाँ भी रहना है, अपनी ज़िंदगी में भी रहना है, तो एक बैलेंस बनाना पड़ता है। एक बार आपको रेस्क्यू करना पड़ा था। हाँ, बिल्कुल। कैसा एक नहीं, कैसे हुआ था वो? हाँ, एक नहीं 2-3 बार मुझे एयरलिफ्ट किया गया। अ, वो बहुत ही अलग कहानी है। मैं जब मैंने अपनी 52 दिन की ट्रैवलिंग विदाउट मनी वाली यात्रा पूरी कर ली थी, तो एक लंबा टाइम मिल गया था, 1 डेढ़ साल का। तो मुझे लगा कि कुछ और करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। तो उसी टाइम मैंने सिल्क रूट, जो कि बलूचिस्तान से शुरू होकर के जर्मनी तक जाता है, 23 कंट्री उसके अंदर आती हैं। तो मैंने बाय रोड ट्रिप
करनी थी। तो वो ट्रिप शुरू होने में होती वो 1.5-2 साल लगने थे। तो ये था कि जो मेरे स्पॉन्सर थे उन्होंने बोला कि एक इंट्रोडक्टरी ट्रिप करते हैं 4 कंट्री की। तो हम 4 कंट्री घूम के आए थे और मुझे लगा था कि मैं कहीं ऐसी जगह ढूंढूं जहां बैठ के लिख पाऊं। तो मैंने स्पीति चुना और वो सितंबर का महीना था। तो उस समय 2017 की बात है। तो उस समय इतने रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी इतनी अच्छी, और अटल टनल भी नहीं था। तो विंटर में पूरा स्पीति बंद हो जाता था। और मैं वहां पहुंचा, करीब 20 दिन तो ठीक थे। 21वें दिन स्पीति में कभी बारिश की कल्पना की नहीं जा सकती, क्योंकि वहां 5 फीट 7 फीट बर्फ होती है, तो बारिश तो होगी ही नहीं। लेकिन पता नहीं कहाँ से थोड़ी देर की बारिश हो गई, और वो जो रास्ते थे 55 किलोमीटर बर्फ वाले, वो डैमेज हो गए। तो मैं वहां फंस गया था। और तो कई दिनों तक फंसा रहा वहां पर, और मेरे पास उस समय सिर्फ 4 किलो आलू थे, कच्चे आलू। तो उसको खा के मैंने सरवाइव किया था। ये और बहुत ही रोचक घटना है, ये मुझे याद है। और इसको हमने सोशल मीडिया पे फॉलो भी किया था और आपके लिए प्रे भी किया था कि आप ठीक रहें, आपने इस बारे में पोस्ट भी किया था। आपका जीवन जो दिखाई देता है सोशल मीडिया पे बहुत रोचक है, लोग इससे प्रभावित होते हैं। और मे बी कोई अपना करियर इधर ही बनाना चाहे ये सोच करके, तो ऐसे उत्साहियों को क्या सलाह देंगे आप कि किस तरीके से इसमें एक स्थिरता के साथ प्रवेश करें? म्यूट है, म्यूट संजय, म्यूट हो गया। आ रही आवाज? हाँ, जी। हाँ। जब हम करियर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे होते हैं, टूर एंड ट्रेवल की बात कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है जो लोग भी, बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, और हर दूसरा तीसरा इंसान जो है ट्रेवलर बनना चाहता है। और मुझे अच्छा लगता है कि लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। हमारा टाइम था जब सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते, लेकिन अभी के टाइम पे बहुत सारे करियर के ऑप्शन हैं, और ट्रेवलिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आने वाला जो समय है वो बहुत ही बूम करेगा। लेकिन दो बातें हैं जिनको भी इस फील्ड में आना है उनके लिए। पहला ये कि आप ये तय कर लें कि ट्रैवलिंग को एज ए हॉबी घूमना चाहते हैं या फिर करियर बनाना चाहते हैं। हॉबी घूमना चाहते हैं तो हॉबी के तौर पर आप अपने जॉब में रहते हुए, अपने काम में रहते हुए ये काम कर सकते हैं। महीने पे, 4 महीने पे, 6 महीने पे ट्रिप कर सकते हैं। और यात्राएं जितनी भी की जाती हैं उतनी अपने आप में पर्याप्त होती हैं, कम ज़्यादा नहीं होती हैं। अगर आप 3 महीने में एक ट्रिप करते हैं तब भी ठीक है, साल में एक ट्रिप करते हैं तब भी ठीक है। घूमने का ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत कम। और लेकिन अगर आपको करियर बनाना चाहते हैं तो ये समझें कि इसमें भी वही चुनौतियां हैं जो बाकी के सेक्टर में है। तो आपको इस फील्ड में आते हैं तो आपको इस फील्ड को पहले साल भर 6 महीने समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये काम कैसे करता है, वर्क करते कैसे करता है, सर्वाइवल कैसे होता है, करियर की संभावनाएं, जैसे कि आप ब्लॉग कर सकते हो, डिजिटल नोमैड आजकल बहुत पॉपुलर है, वो कर सकते हो, सस्टेनेबल टूरिज्म पे काम कर सकते हो, लिटरेचर डेवलप कर सकते हो। और ये सारे करियर ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं, और इस पर बहुत अच्छे अच्छे लोग काम भी कर रहे हैं दुनिया भर में। तो आप जब भी करियर के बारे में सोचते हैं तो आपको साल 1.5 साल का टाइम दें, इसको समझें, इसकी बारीकियों को समझें। और अगर आप किसी सेक्टर में नहीं हैं, टेक्निकल वाले में, तो आप लिखना सीख जानते हैं, तब भी ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा करियर साबित हो सकता है। आप वीडियोग्राफी जानते हैं, आप फोटोग्राफी जानते हैं, आप एडिटिंग जानते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ये अच्छा फील्ड है। आपको बहुत सारी करियर के अन्य संभावनाओं से भी जोड़ता है। अपने लिए कौन से ट्रैवल गियर्स और किस ब्रांड का सामान आप यूज करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए?
हाँ, बहुत सारे अब तो बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, लेकिन 2-3 बेसिक इक्विपमेंट हैं। जैसे ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारे ट्रैवल के टूल्स, मेरा एक आर्टिकल भी है नवभारत टाइम्स का फुल पेज है ट्रैवल के टूल्स, वो गूगल पे भी मिल जाएगा, ट्रैवलिंग के टूल्स डालेंगे तो मिल जाएगा। जी, लेकिन मोटा-मोटा मैं बता दूँ कि ट्रैवलिंग के लिए मतलब 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। एक तो आपका बैकपैक ना, वो ज़रूरी है। कपड़े हम अवॉइड करते हैं, कपड़े अ, अगर आप शौकिया घूम रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आप अगर ट्रैक करते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, चाहे लंबी यात्राएँ करते हैं, तो कपड़े अपने मतलब फैशन के हिसाब से नहीं, कम्फर्ट और ज़रूरत के हिसाब से पहनें। कपड़े बहुत ही मायने रखते हैं। स्पोर्ट में जो रोल कपड़ों का है, ठीक वही रोल ट्रैवलिंग में भी कपड़ों का है। तो आपका जो बैकपैक है, वो ट्रैवलिंग के हिसाब से होने चाहिए और सामान उतना ही रखना है जितने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आप कुछ न कुछ गैजेट रखना चाहिए जैसे एक एटलीस्ट उस जगह को आप डॉक्यूमेंट कर सकें इसलिए। तो कि आप आपके पास अगर अच्छा मोबाइल फ़ोन है तब भी चल जाएगा, नहीं तो एक छोटा-सा कैमरा आता है गोप्रो, मैं गोप्रो यूज़ करता हूँ अपनी सारी यात्राओं में। और ब्लॉगिंग कैमरे भी आते हैं, कैनन जी7 मार्क 3 अभी एक बहुत अच्छा कैमरा आया है। सोनी का आप जो है हाफ फ्रेम कोई भी कैमरा ले सकते हैं, फुल फ्रेम इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो प्रोफेशनल होता है, काफ़ी महँगा होता है। तो हाफ फ्रेम ऑलमोस्ट उसके हाफ दाम में मिल जाएगा। सबसे बेस्ट है कि गोप्रो 12 ले लें। गोप्रो में आप पानी में भी वो आपका कोई चीज़ रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड हो जाएगा, बारिश में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें 1 बटन स्टार्ट होता है तो आपको बहुत कुछ नहीं सोचना है और वो रास्ता चलते हुए, गाड़ी पर चलते हुए अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो सेव नहीं होती। तो थोड़ा-थोड़ा अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आज के टाइम पे थोड़ा-सा लिखना और थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी दोनों दोनों। जानना बहुत ही ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? जनरेटिव एआई का आप इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं? मैं मतलब एज़ ए रिसर्च में करता हूँ, रिसर्च के लिए बहुत ही हमारे लिए तो वरदान है, पर राइटिंग में मैंने कभी नहीं किया और राइटिंग में मुझे वो कहीं न कहीं रिसर्च के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और राइटिंग के हिसाब से बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। तो मुझे रिसर्च में लगता है कि कैसे रिसर्च में क्या यूज़ करते हैं? रिसर्च में जो चीज़ें जैसे हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो 5 4-5 लेवल का काम होता है। तो सबसे पहले बेसलाइन होता है, जिससे बैकग्राउंड रिसर्च भी कुछ लोग बोलते हैं। अगर कहीं कोई पॉलिसी लागू होनी है, चाहे कोई प्रोजेक्ट शुरू होना है, तो हम उसका बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं। उस गाँव में जाके उसके चाहे इंटरनेट पे जो सामग्री है, किताबों में जो सामग्री है, तो जहाँ से भी होता है, हम बैकग्राउंड रिसर्च करते थे। तो उसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। सबसे ज़्यादा जो टाइम होता था ना, बैकग्राउंड रिसर्च में लगता था, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने। अब वो रिसर्च आपको 1 क्लिक मिल जाती है। तो ये बहुत आसान हुआ। आपका मतलब 15 दिन, 20 दिन ये बच जाता है। दूसरा ये है ट्रैवलिंग में भी इसका यूज़ है कि अगर आपको 5 दिन के लिए शिमला घूमना है, तो आप पहले क्या करते थे हमारे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते थे कि 5 दिन का हमारा प्लान बना दो, कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है कैसे क्या करना है। अभी आप 5 डे इटरनिटी शिमला डालने से वो चीज़ें 10 सेकंड के अंदर निकल के आ जाती हैं। तो एआई का रोल मतलब बहुत बड़ा है और आने वाले समय में भी बहुत बड़ा होगा। बस चैलेंजेज़ होंगे जैसे बाकी चैलेंजेज़ मीडिया में रहे हैं। जैसे मीडिया में पहले जब प्रिंट था, फिर रेडियो आया तो लोगों ने कहा कि यार ये तो रेडियो आ गया, प्रिंट का क्या होगा? फिर टेलीविज़न आया, फिर लोगों ने कहा प्रिंट मीडिया तो खत्म हो जाएगी, रेडियो खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी खत्म नहीं होता, कोएग्ज़िस्ट करती हैं चीज़ें। तो मुझे लगता है ये राइटिंग साथ कोएग्ज़िस्ट करेगी आने वाले समय में और बहुत ही पॉज़िटिव एस्पेक्ट आएँगे इससे। अब कार्यक्रम में अंत में जाते हुए 2 छोटे-छोटे सवाल हैं मेरे। बिल्कुल। महज़ 38 साल की उम्र में लगभग 50 साल का अनुभव है आपका। अगर जो योगदान जिस तरीके से आप दे रहे हैं, चाहे वो आप कॉर्पोरेट जगत को दें या आप सरकार को दें
मान लीजिए कभी आप राज्यसभा में मनोनीत हो गए, अपने अनुभवों के बेसिस पे, तो आपका योगदान किस दिशा में होगा? आ, ये तो क्वेश्चन बहुत ही हाइपोथेटिकल है, पर ऐसा होना नहीं है। पर आ, किसी भी मतलब एक जो बात कर सकते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी की बात करें, चाहे जो ब्यूरोक्रेसी की बात है ना, तो ब्यूरोक्रेसी में मतलब जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ग्राउंडेड होना चाहिए लोगों को। और जैसे एक राज्यसभा सांसद हैं, चाहे कोई इवन एमएलए हैं, तो उनके पास ना एक ग्रांट होता है जो उस संसदीय क्षेत्र के कलाओं को डेवलप करने का। मतलब एक सांसद के पास इतना पावर होता है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में हर साल 20 से 25 लाख की किताबें खरीद सकते। तो सबसे पहला काम तो मैं यही करूंगा कि लोगों को कहीं ना कहीं साहित्य से जोड़ना होगा। साहित्य से जोड़ने से दो कई फायदे हैं। एक तो इंसान कहीं ना कहीं संवेदनशील बनता है। इतने वैचारिक उथल पुथल के बाद आप देखोगे मतलब लोग कलाओं में लोग संवेदनशील हैं, लोग महसूस करते हैं। और आपको बाकी सेक्टर भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो संवेदना मतलब कला और साहित्य से जुड़े लोगों में होती हैं, बाकी में नहीं होती। हालांकि यहाँ भी उठा पटक है। और अगर वो कविता से जुड़ेंगे तो बाकी चीजों से भी जुड़ेंगे, भूगोल से भी जुड़ेंगे, इतिहास से भी जुड़ेंगे। तो एक तो किताबों का कनेक्शन मैं चाहूंगा अच्छा हो। और दूसरा मुझे लगता है जो प्राथमिक चीजें हैं, जिनका मतलब पूरी दुनिया में जो मैक्सिमम अच्छी कंट्री में फ्री ऑफ कास्ट हैं, हेल्थ और एजुकेशन। तो मुझे लगता है हेल्थ और एजुकेशन जो ह्यूमन राइट होना चाहिए। आप लोग अपना घर चला रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, जो लोग देश चला रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन उनकी जिम्मेदारी का एक पार्ट होना चाहिए। तो बहुत काफी खूब। हद तक चीजें सुलझ जाएंगे फिर। और जो साहित्य आपने लिखा है और जो व्यक्ति आप हैं, क्या आप मानते हैं कि उसमें अंतर नहीं है? नहीं, बहुत अंतर है। मतलब हम इंसान जो है ना, मूल रूप से तो वही होते हैं जो लिखते हैं। लेकिन जब हम राइटिंग पे जाते हैं ना, तो वहाँ सिर्फ संवेदना काम नहीं करती है। आपको आ, जो राइटिंग के एलिमेंट्स होते हैं, संवेदना तो एज ए ह्यूमन आपको इंसान बना रही है। लेकिन एज ए राइटर आपको बनने के लिए बहुत सारी और चीजें चाहिए होती हैं। आपके आइडिया, आपके थॉट, एक्सपर्ट थॉट, कंटेंट, क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे मिलकर एक मतलब राइटर बनता है। तो मानव होने के, इंसान होने के साथ साथ थोड़ा सा उसको अपनी भाषा पे भी काम करनी होती है। भाषा में अब सब कुछ अच्छा है तो थोड़ा सा क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन चाहिए। आप उसमें चमत्कार पैदा करते हैं, आप उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें डालते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करें, उसकी भाषा शैली पे काम करते हैं, कंटेंट पे काम करते हैं। तो अपनी रचना में एक लेखक मूल रूप से वही होता है, एथिक्स के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, पर बहुत कुछ अलग होता है। हर कहानी के प्लॉट में एक ही लेखक है, बार बार अलग अलग कैरेक्टर में आता है। तो एक कितनी फैंटेसी तरह की। एक फैंटेसी डेवलप कई बार एक फैंटेसी भी डेवलप करता है लेखक, जो वो मूल रूप से होता नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो इथिक्स से खिलवाड़ हाँ, करे। मैंने एक जगह लिखा भी था, फेसबुक पर ही लिखा था एक लाइन, कि जो मेरा लेखक होना है ना, वो मुझे मतलब बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअली बहुत ही करप्ट बना देता है। मतलब आप वो भी चीजें सोचते हो जो नहीं हो सकते हो। अगर आपकी कहानी में एक चोर है तो आपको एज ए चोर आपको सोचना पड़ेगा ना, एज ए थॉट। हमने कभी मर्डर नहीं किया, लेकिन सोचना पड़ेगा ना कि हमने कैसे मर्डर किया। तो एक जो लेखक है वो इंटेलेक्चुअली सच में बहुत ही ज्यादा करप्ट होता है। तो कभी किसी इंसान को देखना है तो उसकी रचना का जो
आकर्षण है वो तो आप देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक राइटर है तो वो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही होगा जो अपनी कहानियों में है, अपनी कविताओं में है। हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, और ये भी हो सकता है कि वो बहुत ही खराब, एज ए इंसान बहुत ही खराब। ये तो अंतर कभी संभव है। कभी, हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए। अगर दोनों एक साथ हैं तब तो और अच्छा है, लेकिन अगर किसी चीज का लिखना अगर पसंद है, किसी का लिखा पढ़ना पसंद है, तो और वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो आप उसका लिखा पढ़िए, वहीं लेकिन तक रहिए। हाँ, लेकिन व्यक्ति अच्छा नहीं है तो लिखे को खारिज मत करिए, क्योंकि वो लिखा गया है, लिखा अच्छा है तो उसको पढ़िए। हाँ, उस हम जो बनते हैं एक्चुअली हमारी परिस्थितियां हमें बनाती जी हैं। जी जी। हाँ, 50% योगदान तो परिस्थितियों का होता ही है। हाँ। तो हम सही और गलत का जो पैमाना है ना, ये हम्म। भी बड़ा हाइपोथेटिकल है। तो आप जब देखोगे कि कुछ साल पहले स्लेवरी लीगल थी, है ना, हम्म। और पति प्रथा जो होता था, ये सब चलती थी, महिलाओं का मतलब जौहर करना लीगल था। हम्म। तो समय के साथ मतलब कुछ सही गलत तो बदलते रहते हैं ना, समय के साथ साथ। तो जी। हम मतलब उस पे बहुत ज्यादा नहीं फोकस कर सकते, हमें बस हाँ। ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा है, हमारे आसपास लोगों को सुकून दे रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बस इतना। बस इतना। और अंत में ये बताएं, आपकी फिल्में तो देखते होंगे आप, किताबें आप पढ़ते हैं, और हाँ आजकल सोशल मीडिया का युग भी है। तो आपकी टॉप पसंदीदा फिल्में, किताबें और जो चैनल्स आप फॉलो करते हैं उसके बारे में बताएं। हाँ, किताबें तो मुझे मतलब बहुत ही, लिटरेचर मुझे पसंद है, और मैंने रशियन लिटरेचर तकरीबन पूरा पढ़ा है, हिंदी लिटरेचर पढ़ा है, उर्दू भी बहुत सारा, उर्दू मेरा एक विषय रहा तो उर्दू भी मैंने पढ़ा है। तो मेरे जो सबसे पसंदीदा लेखकों में आते हैं, पहला नाम है रसूल हमजातोय, एक हैं जो रसियन कवि हैं, और उन्होंने मेरा दागिस्तान लिखा है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। मुझे उतनी अच्छी किताब आज तक कोई मिली ही नहीं। उस किताब को आप जितनी बार पढ़ते हैं, मैंने 5-7 बार पढ़ी है, तो उतनी बार वो अलग अलग लगती है। तो पहली बार मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार कथा है, दूसरी बार पढ़ा तो मुझे लगा उपन्यास है, तीसरी बार पढ़ा तो मुझे लगा ये तो राइटिंग सिखाने वाली कोई किताब है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा दागिस्तान है वो पढ़ने लिखने वालों की गीता है। तो अगर आप पढ़ने लिखने की दुनिया से ताल्लुकात रखते हैं तो रसूल हमजा तोई की मेरा दागिस्तान आप भी पढ़ें, मेरे पास हमेशा रहती है। दूसरी मेरी जो सबसे अच्छी लेखिका है वो एक कवित्री हैं, एमिली डिंगसन। एमिली डिंगसन को मैं बहुत पढ़ता हूँ, और उन्होंने मतलब बहुत कम उम्र पाई, वो बहुत छोटी उम्र में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया था। और पर जब उनकी अलमारी, जब वो नहीं रही इस दुनिया में 25 साल के बाद, और तो उनकी बहन ने एक बार उनका जब अलमारी खोला तो उसमें 1700 कविताएं हैं। तो उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनके मरने के बाद पब्लिश हुई हैं, एमिली डिक्सन कविता कोश में उनकी बहुत सारी कविताएं मिल जाएंगी। तो उन्होंने हर एक जीवन पर, मृत्यु पर, मोक्ष पर, हर एक विषय पर, प्रेम पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो आप एमिली डिक्सन को पढ़ सकते हैं। साल्विया प्लाथ भी मेरी फेमस, मतलब अच्छी, मुझे पसंद। मैक्सिम गोर्की की मैंने सारी किताबें लगभग पढ़ी है, तो मुझे वो बहुत पसंद आते हैं। तो उनकी एक किताब है जो मुझे बहुत पसंद है, माँ वगैरह तो सबने पढ़ी होगी। उस किताब का नाम है फोमा गोरदेव। जो मेरे अंदर एलिमेंट आता है जो नावल लिखने का, वो उस किताब से आता है। तो ये किताबें हैं। फिल्में मैं मतलब ऐसे एज इट इज बहुत ज्यादा नहीं देखता, लेकिन ये कोशिश होती है कि अपडेट रहना है, तो इस चक्कर में भी बहुत ज्यादा देखनी पड़ती है। और अभी का टाइम है, ज्यादातर सोलो ट्रैवल करता हूँ, तो कई बार ये होता है हम प्रोजेक्ट में हैं, कुछ नहीं हुआ तो मूवी चले जाते हैं। तो मुझे आमिर खान अच्छे लगते हैं, इम्तियाज अली की फिल्में अच्छी लगती हैं मुझे, और
ये दो मतलब अगर मुझे चुनना हो तो आमिर खान की फिल्में और इम्तियाज का डायरेक्शन मुझे बहुत पसंद है, तो इनको। और बाकी सोशल मीडिया तो मैं ज़्यादातर फेसबुक पे होता हूँ। बाकी इंस्टा पर बहुत कम एक्टिव हूँ, लिंक्डइन पे थोड़ा थोड़ा हूँ, ट्विटर पे हूँ पर ज़्यादा एक्टिव नहीं। तो मुझे लगता है सोशल प्रेजेंट, मुझे दोस्त भी मेरे बोलते हैं कि उस पे काम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से आप लोग सोशल मीडिया में और मुझसे ज़्यादा ही एडवांस होंगे, तो उस पे काम करें। हाँ, ब्लॉगिंग वगैरह के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ मैं, जैसे स्टॉली मीडिया, मेरा ब्लॉग जो है वो काफ़ी 2.7 मिलियन तक उसकी रीच जाती थी। तो वेबसाइट वगैरह, ब्लॉग वगैरह पे मैं ज़्यादा एक्टिव रह पाता हूँ। सोशल मीडिया पे फेसबुक पे रहता हूँ, वहाँ पर मैं एक्टिव हूँ, तो मुझसे अगर कनेक्ट होना तो वहाँ से हो सकते हैं। बाकी अगर घूमने टहलने वाले लोग हैं तो 2-3 ऐप है जिसके बारे में मैं बता देता हूँ, और वो आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहला ऐप है Booking.com। Booking.com की खास बात यह है कि इस पे बुकिंग के लिए, एडवांस बुकिंग के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना पड़ता, आप जाओ सीधे बुक कर दो। तो Booking.com आपके पास होना चाहिए, और उसमें लो टू हाई डालेंगे तो आपके बजट में कमरे, हॉस्टल्स मिल जाते हैं। 2-3 हॉस्टल हैं, उनके एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं जो भारत में बहुत ही पॉपुलर है। जॉस्टल, जो कि बहुत सेफ है, कोई अकेली लड़की हो, छोटी हो, बड़ी हो, महिलाएं हो, हर कोई जा सकता है, बहुत ही सेफ है। रात के आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी जा सकते हैं। होटलों की तरह वहाँ ये बंदिश नहीं होती हॉस्टल में कि आपको चेकिंग हम 11 बजे के बाद करेंगे। आप अगर 4 बजे सुबह भी पहुंचेंगे, आपको इन करेंगे, आपको कॉमन रूम में भेजेंगे, आपका सामान रख के आप आराम से काउच पे सो जाओ, सोफे पे सो जाओ, कमरा खाली होगा, हॉस्टल के बेड खाली होंगे, आपको मिल जाएंगे। जॉर्ज टेलर अच्छा हॉस्टल चेन है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 2-3 बातें हैं। क्या बात है। तो संजय, इस तरीके से एक लगभग 1.5 घंटे का समय आपसे बातचीत में निकला शद्दल रेडियो पर। और सभी श्रोताओं को फिर से याद दिला दूं, आप मुंबई से सुन रहे हैं प्रज्ञा मिश्र को, और हमारे साथ है संजय शेफर्ड। 1.5 घंटे की यात्रा में हमने जाना कि कैसे यायावरी उनकी शुरू हुई, बचपन कैसा था, दादी के जीवन पर क्या, उनके जीवन पर क्या प्रभाव था, किस तरीके से नौकरी एक बंदिश लगी, नौकरी छोड़ी उन्होंने, एक ऐसा जीवन जिया जो अपनी मर्जी का था लेकिन जिसमें ज्यादा मेहनत थी। तो जो लोग इस जीवन को बहुत ड्रीम कैचिंग जीवन मान रहे हैं, उनके लिए भी एक नोटिस देते रहते हैं संजय, कि इस जीवन में आने से पहले ये सोच लें कि इसमें आपको ज्यादा मेहनत है। ये बार बार एम्फसाइज करते हैं। तो हाँ, हाँ, अपने सपनों के जीवन में ज्यादा मेहनत होती है, ये हम सभी उन लोगों को जानना होगा जो सपनों के पीछे भाग रहे हैं या सपनों को पाना चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसी रिकॉर्डेड सेशन में जल्दी से बुलाना चाहूंगी शरद जी को, अगर वो उपलब्ध है, कि आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे अभी आज के सेशन के बारे में। शरद जी शायद हमारे साथ यहाँ पर इस समय नहीं उपलब्ध है। हाँ, है जी। आप कुछ कहना ये चाहेंगे। मैंने पूरी बातचीत सुनी संजय की और प्रज्ञा मिश्र दोनों की, और ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहा। दरअसल एक लेखक सबसे पहले तो एक मनुष्य होता है, एक व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति के भीतर न जाने कितनी चीजें होती हैं। वो एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी किसी को देखना है तू बार बार देख। बार बार तो देखिए। संजय शेफर्ड को हमने आज इसी तरह से देखा कि इनमें तो मुझे 10-20 आदमी दिखाई दिए। ये लेखक भी है, ये यायावर भी हैं, और विपश्यना के विशेषज्ञ भी हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है कि उनके इस व्यक्तित्व से लोग प्रेरित होंगे, और जो विभिन्न आयाम हमारे जीवन में शामिल होते हैं, जिनको कि कभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया होता, उन्हें वे खुद के भीतर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मैं संजय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और प्रज्ञा मिश्र के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। जानकी शरण जी, आप हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, क्या आप आज के सेशन पर कुछ बोलना चाहेंगे? तो इस तरह हाँ, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं आपको सुन पा रही हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी को नमस्कार। आपको नमस्कार भी सर। मेरा अभिवादन। जी, मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ आज कि जो आपसे रूबरू हो पाया, और आपको सामने लाइव देखना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा मुझे। विगत 1-2 साल पहले ही मैंने आपकी फेसबुक के यात्राएं, कुछ जीवन चर्चाएं, यात्राएं जानी, और उन अनुभवों के बाद में मुझे एक सपना जैसा लग रहा था कि जब जो टर्निंग पॉइंट आपका था यायावरी में घुसने का, तो एक सपने जैसा लगा कि कोई व्यक्ति कैसे इतना बड़ा फैसला अचानक से ले लेता है। फिर मैं आपकी पूरी फेसबुक वॉल पर जाता रहा, कई उत्तर उस पर मिले मुझे। तो मुझे वही चीज जो आपकी लगी, पहली चीज अभी भी मुझे, मैं तो सभी से जब भी चर्चा होती है तो आपका नाम देता हूँ कि एक संजय तिफड़ है, मेरे फेसबुक में मित्र हैं, और सच में आइकान हैं कि जिन्होंने अपने मन का मर्जी का जीवन चुना। और हम युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि आप जीवन जैसा भी जीजिए। तो जानकी बहुत, जी, आप म्यूट हो गए। हाँ, बोलिए। हाँ, तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ आज जुड़ करके और सुन करके, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और एक प्रश्न मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आपकी जो कविताएं हैं, तो जी कविताएं काफी हृदय पक्ष पर निर्भर रहती हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो यात्रा वृत्त वाला होता है, प्रेमी होता है पर्यटन का, वो कवित्व कवित्व के जगत में उसकी भावनाएं थोड़ा स्थूल होती हैं, और वो गद्य लेखन के द्वारा अपनी यात्राओं का वर्णन करने में ज्यादा सुलभ सुलभ होता है। जबकि हाँ। आपकी भाव प्रधान कविताएं उतनी ही जीवंत हैं जितनी ही लेख आप। जी, अरे, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। मेरी कोशिश होती है, मुझे ये लगता है कि जो कोई भी आर्ट फॉर्म है उसका जो मूल तत्व संवेदना है, वो चाहे पोएट्री हो, चाहे ट्रेवलॉग हो, कहानियां हो। अगर किसी चीज में, कोई किसी रचना में क्राफ्ट बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छा है, संवेदना का अभाव भी कहानी को मार देता है, बहुत रूखी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो मौलिक चीज है वो होना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कविताएं हैं उसको एक संवेदना के साथ मतलब प्रस्तुत किया जाए, डिसिप्लिन के साथ। और ठीक है, ये चीज मतलब जो प्रोज राइटिंग है, यात्रा वृत्तांत हुए, चाहे शॉर्ट स्टोरीज। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आप लोगों से मुलाकात हो पाई, मैं मिल पाया। जी, तो अंत में 2 शब्द शब्दल रेडियो के लिए संजय जी आपकी तरफ से। आ, मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। सबसे अच्छी बात कि आपसे मेरा जुड़ाव रहा है, और हम लोग बातचीत ऐसे करते रहे, फोन पे भी एक आध बार बात हुई। और कोई भी चीज जब मतलब कोई चीज एक सार्थकता और एक खूबसूरती के साथ हो रही होती है तो उसका प्रभाव आसपास पड़ता है। और सज्जल जो रेडियो है उसका प्रभाव भी हम सब देख पाते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को देख पाते हैं। और हमने सरस सर को भी सुना, तो सच में ये बहुत ही खुशी और सुखद अनुभूति है। और ये जो मुहिम है सज्जल रेडियो का, आगे बढ़ती रहे। और बाकी हम लोगों के साथ कभी सहयोग साथ की जरूरत हो तो हमेशा साथ आपसे हैं। आगे भविष्य में ज़रूर बहुत-बहुत धन्यवाद जानकी जी। आपने सेशन एंजॉय किया। आपके साथ हम लोग जीवन आगे भविष्य में मैं और शरद जी ज़रूर जुड़ना चाहेंगे। बच्चों के वर्कशॉप के लिए अगर ऑनलाइन कुछ आप करना चाहें आकर के शदल रेडियो पर, अभी नहीं, कुछ समय बाद कोई आपकी योजना हो, तो आप ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिए। बिल्कुल, कभी भी कभी भी। जी, बिल्कुल। तो इस तरीके से आज का कार्यक्रम हर शनिवार हम एक नए अतिथि के साथ आते हैं।
तो मैं आप सबको यहाँ पर सूचना दे दूं कि हर शनिवार यहाँ जो आयोजन हम करते हैं वो अभी आप यहाँ पे लाइव सुन रहे हो, उसके बाद ये शदल रेडियो की यूट्यूब में और स्पॉटिफाई पे ऑडियो माध्यम में उपलब्ध रहेगा। ये प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है मुझको, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द इसे यहाँ करा दूं। और जानकी जी कह रहे हैं बच्चों के लिए आयोजित करिएगा, तो जरूर संजय जी से आज मुझे पता चला है। हाँ, एक और बात, आज संजय जी के बृहत व्यक्तित्व में इतनी बातें थी कि कविता हम कवर नहीं कर पाए हैं, तो उनकी अच्छी कविताएं उनके वॉल पे जाकर के जरूर पढ़ी जानी चाहिए। मैं यहाँ पर सभी को प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम अंत करती हूँ और संजय शेफर्ड जी को शतदल रेडियो परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सफल रहें, खुश रहें और बहुत सक्सेसफुल हों। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। थैंक यू सो मच। हाँ, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी।